नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम है योग विज्ञान। उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इसका टाइटल है अतीन्द्रिय तथा मनस्तात्विक अनुसंधान का आधार। जिसमें हम ये देख रहे थे कि अपने शरीर का अध्ययन अगर हमें करना है तो वहां पर हम मन का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे मन के स्तर पर होती हैं, जो सूक्ष्म स्तर पर होती हैं, जैसे मन हमारा क्यों एक विशेष चीज की तरफ भागता है। हमें लगता है कि हम सपने देखते हैं। हम सपने नहीं देखते हैं, बल्कि हमें सपने दिखाई देते हैं। पहले तो हमें सही प्रश्न करना है, पहले तो हमें सही सोचना है। हमारी सोच दिन पर दिन इसी तरह की होती जा रही है, इनफैक्ट पहले से ही ऐसी है कि जो गलत है हम उसे सबकॉन्शियसली भी सच मान करके चलते हैं और बोलते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर चुका है। जैसे अगर हम ट्रेन से सफर कर रहे हो तो हम ये कहते हैं, अगला स्टेशन मान लो कुर्ला है, तो हम ये कहते हैं कि कुर्ला आने वाला है। नहीं जी, कुर्ला नहीं आने वाला, आप कुर्ला पहुंचने वाले हो। तो पहले तो हमें सही चीज बोलनी और समझनी सीखनी पड़ेगी कि सही चीज क्या है। जहां पर हमारे बोलने में, हमारे कथन में कहीं पर भी सत्य का आधार नहीं है या फिर वो भ्रमित आधार है, उसे सही करना होगा। सबसे पहली चीज तो ये करनी होगी। ये किताब में नहीं लिखा है, ये मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम सपने देखते हैं। हम सपने देखते हैं क्या? अगर देखते हैं तो बुरे सपने क्यों देखते हैं? कभी हमें अच्छा सपना आता है और कभी बुरा सपना आता है। अगर हम देखें और कोई चीज़ देखें, तो हम अच्छी क्यों देखना चाहेंगे? बुरी हम बुरी क्यों देखना चाहेंगे? अच्छी क्यों नहीं देखना चाहेंगे? बहुत से लोग कहते हैं ना, भगवान है तो बुराई होते हुए देखता क्यों रहता है? तुम बताओ, तुम बुरे सपने क्यों देखते हो जब तुम अच्छे देख सकते हो तो? समस्या ये है कि तुम देखते ही नहीं हो। जब तुम सपने के स्तर पर उतरते हो, तो सपने के स्तर पर उतरने के बाद तुम प्रकृति के नियमों के अधीन होते हो और प्रकृति के उन नियमों को तुम ठीक से समझ सकते हो कि इस संसार में सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। जैसे तुम्हारे सपने पर तुम्हारा कोई वश नहीं, उसी प्रकार से भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरा कोई भी कदम ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे कर्मों में बाधा डाल सके। जैसे तुम कर्म करोगे उसी के अनुसार तुम्हारी मानसिकता बनेगी, तुम्हारा अंतःकरण बनेगा। तुम्हारे अंतःकरण में उसी तरह के बीज पड़ जाएंगे। अगर लालची हो तो लालच के बीज पड़ जाएंगे, क्रोधी हो तो क्रोध के बीज पड़ जाएंगे। ऐसे ही बीज पड़ते चले जाएंगे। और यही बीज क्या करते हैं? यही बीज आपके सपनों का आधार बनते हैं और इसी के आधार पर स्वप्न शास्त्र लिखा जाता है। आपके सपनों का आधार कैसे बनते हैं? जैसे अगर आप कोई चीज चोरी करके ले आए हैं, आपके मन में डर है आजकल कि कोई ऐसी चीज चुरा ली है कि बस अब पुलिस ढूंढ रही है, केस हो चुका है, अब बस मैं किसी तरह से बचा रहूं। और जब तक आपके दिमाग में ये डर बना रहेगा, तब तक रात में सोते समय बहुत संभावना है कि ये डर डर का ये बीज एक कल्पना को जन्म दे दे। यही होता है सपनों में, डर का बीज जो हमारे मन में बैठा है। खुशी का बीज, जितने भी भाव होते हैं, 8 9 10 भाव जो भी भरत मुनि ने बताए हैं रस के माध्यम से, करुण रस, ठीक है, और आपका श्रृंगार रस, जो भी जितने भी रस बताए हैं वो सब रस जो है भाव का आधार है। तो जो भी भाव आपके, जिस भाव का भी बीज आपके अंदर पड़ा हुआ है आजकल, उसी भाव के आधार पर एक कल्पना का निर्माण करता है आपका मन। और ये पूरा संसार भी ऐसा ही है, इसने कल्पना के माध्यम से ही पूरे संसार का निर्माण किया है। और हम उसी संसार में विचरते हैं, उसी में जीवित रहते हैं, उसी में हमें महसूस होता है कि हम जिंदा हैं, ये सब सच है। लेकिन असल में वो मन, जैसे हमारे पास एक मन है ना, उसी तरीके से पूरी की पूरी सृष्टि में एक कॉमन माइंड है, यानी यूनिवर्सल माइंड, जिसे आप कह सकते हैं सार्वभौमिक मन। सार्वभौमिक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मन। ठीक है, तो जो सार्वभौमिक मन है वो सभी के भीतर व्याप्त है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा व्यक्तिगत रूप से हमारे भीतर व्याप्त है। ठीक है, तो सार्वभौमिक मन है जो पूरी सृष्टि को जोड़ के रखता है। और हम सबके मनों के, जो व्यक्तिगत मन है, उन मनों के भीतर जैसे बीज हैं, जैसे सीड्स हैं। बहुत से लोगों के मन में भय का बीज है, बहुत से लोगों के मन में घृणा का बीज है, बहुत से लोगों के मन में क्रोध का बीज है। तो ये सारे के सारे मनों के जो बीज हैं, क्रोध, घृणा,
ये सब मिल करके सोते समय तो आपके कल्पना का निर्माण करते ही हैं, जो आपको सपनों के रूप में दिखाई देता है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर हम पूरे संसार की बात करें, तो हमारी घृणा, हमारा क्रोध, हमारे जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव मिल करके उस सार्वत्रिक मन को, उस यूनिवर्सल माइंड को पुश करते हैं, और वो यूनिवर्सल माइंड वैसी ही कल्पना के अनुसार, वैसे ही विश्व को हमारे सामने जन्म दे देता है, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। जो भय था, जो क्रोध था, जो घृणा थी, वो सब अपना खेल खेल रहे हैं, और ये संसार इस समय लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठा हुआ है, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आज की तारीख में बैठा हुआ है। इसलिए कोई भी भाव अपने भीतर लाने से पहले सोचें कि आप केवल और केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप सारे संसार का नुकसान करने को तैयार बैठे हैं। ये मन बड़ी ही शक्तिशाली चीज है। एक का मन दूसरे के मन से मिला, तीसरे के मन से मिला, और कहीं पर अगर ऐसा हो गया कि दुनिया के सभी मनों का मेल इस तरीके से हो गया कि अधिकतर लोग घृणा में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं, दूसरे को नीचे गिराने के लिए जी रहे हैं, तो ये इसके साथ जुड़े हुए जितने भी भाव हैं, घृणा के, क्रोध के, प्रतिस्पर्धा के, जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव मिल करके उस मन को, जो कि इस पूरे सृष्टि में व्याप्त है, उस मन तत्व को, मनस तत्व को, हमारे अंदर मन होता है, लेकिन वो मन जिस चीज से बना होता है, वो मन का जो मेन एलिमेंट है, वो इस सृष्टि में ही एग्जिस्ट करता है, और उसको मनस कहते हैं। वो मनस क्या करता है, जब आप कोई घृणा का विचार रखते हो, कोई भी विचार रखते हो, आप जानते हो कि हम जितने भी काम करते हैं, जो भी थॉट्स रखते हैं, दो फॉर्म्स में वो निकलते हैं। एक तो ये कि अगर मेरे मन में कोई विचार आया, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आया। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क है, हमारे भीतर एक न्यूरॉन सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक पल्स के माध्यम से चलता है। इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, जितने भी विचार आते हैं वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक चार्ज आगे बढ़ता है, वैसे ही वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, विच इज नोन एज द फैराडेज लॉ। फैराडे ने बताया था कि अगर कोई मूविंग चार्ज होता है, तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कि फैराडे नाम था या कौन था, बट हाँ, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन साइंस। तो जो मूविंग चार्ज होता है, वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करता है। तो जिस मनस के अंतर्गत हम रह रहे हैं, एक मनस तत्व तो पूरे के पूरे सृष्टि में विद्यमान है, उसके अंतर्गत हम रह रहे हैं, तो होता क्या है कि जब हमारा मनस, हमारा मन, मनस नहीं, हमारा मन, हमारे मन में कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, कोई भाव आता है, वो भाव क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करता है हमारे भीतर, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पल्स हमारे भीतर केवल रहे ऐसा नहीं है, वो बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कुछ दिनों पहले, एलन मस्क, उसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, करवाया था एक्सपेरिमेंट, उसकी कंपनी ने किया था। उसमें क्या था कि एक ऐसे आदमी को, जो कि हाथ नहीं चला सकता, पैर नहीं चला सकता, उसके थॉट्स को उस समय पढ़ने की कोशिश की, जिस समय वो चेस खेल रहा था, राइट? उस समय पढ़ने की कोशिश की जिस समय वो चेस खेलना चाहता था, राइट? तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक स्वस्थ आदमी चेस खेलता है, तो उसके मन की तरंगे किस तरह से चेंज होती हैं। उसी तरह की तरंगों को यहां मिलाने की कोशिश की, कि ये आदमी जो कि हाथ नहीं चला सकता, पैर नहीं चला सकता, उसके भीतर तरंगों में क्या चेंज होता है। और उसके आधार पर ट्रेनिंग कराने के बाद उसने क्या किया कि उस आदमी के सिर पर, उस आदमी के अंदर एक चिप लगाई, जो कि उन सभी तरंगों को कैच करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और उसको एक एंटीना से जोड़ दिया उसके सिर में ही, और वो एंटीना क्या करता था, उसको कैच करता था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर भी जाती हैं। हमारा जो बाल है ना, ये वही एंटीना है। जो बालों के छेद है ना, ये वही है। ऐसा नहीं है कि गंजे आदमी का बाहर एंटीना जाता ही नहीं होगा, गंजे आदमी का भी जाता है, क्योंकि बाल से लेना देना नहीं है। जो छेद हैं, जहां पे बाल लगे हुए हैं, बाल जो बोए हुए हैं, वहां से ये थॉट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती हैं, और इस मनस को, इस यूनिवर्सल माइंड को, इस मनस तत्व को एक फीडबैक देती हैं। ये मनस तत्व ज्यादा नहीं सोचता, इसके अंदर अच्छाई बुराई का कोई भाव नहीं होता, ये भाव आपके जरिए आता है और इस मनस को मिलता है। जब इस मनस को मिलता है, तो ये मनस क्या करता है, इन भावों को दोबारा से प्रेषित करना शुरू करता है। मतलब आपने इसको फीडबैक दिया, अब इसके पास जब ये फीडबैक ज्यादा हो गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा हो गई, तो ये अपने चारों तरफ से फेंकना शुरू करता है। फिर वो लोग भी जो अच्छे हैं, जिनमें बुराई नहीं है, उनके अंदर भी बुराई का समावेश होने लगता है। वो भी स्वार्थी, मक्कार, झूठों की तरह सोचना शुरू करने को मजबूर हो जाते हैं। वो पड़ जाते हैं उन चक्करों में जो उन्होंने कभी गलत कहे थे, जो कभी वो कहते थे कि ये सब गलत है, वो सारी चीजें पकड़ करके वो बैठ जाते हैं।
ठीक है? तो ये चीज़ होती है, मन एक बहुत ताकतवर चीज़ है। तो मन के द्वारा ही मन का अध्ययन करना है, राइट? और इसके अध्ययन करने के लिए आपके पास एक सही गुरु गुण का होना आवश्यक है। और वो गुरु कैसा हो? वो गुरु भी ऐसा हो जिसने इसका अनुभव किया हो। इस थ्योरी से काम ना चला हो, उसने अनुभव किया हो कि मैंने जो बातें बताई या मैंने जो बातें कही, वो दूर स्थान तक वैसी ही पहुंच गई, वैसा ही विचार पहुंच गया। हमें ऐसा लगा कि शायद वो विचार पहले से ही कहीं तैर रहा था। बात तो यह है कि तैर तो वो पहले से रहा था, लेकिन आपके माध्यम से वो पुश मिल गया उसे, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये होता है, कहने का मतलब ये होता है, राइट? लेकिन इस चीज को समझने के लिए जो सिखाने वाला है उसके पास भी पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए, और जो सीखने वाला है उसके पास भी पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। अदरवाइज आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? ना आप इसे अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो आ, हमारा आज के वीडियो का जो पॉइंट है वो यही था कि मन के अध्ययन की चुनौती क्या है, कि गुरु और शिष्य शिष्य भी इस स्तर पे होना चाहिए कि वो बातें समझ सके। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आईआईटी, अगर एग्जाम क्रैक किए बिना आईआईटी की क्लासेस में बैठा दिए जाएं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता को, अपनी पात्रता को सिद्ध किया ही नहीं है, उन्हें तो जबरदस्ती बैठा दिया गया है। ठीक है, जबरदस्ती बैठा दिया गया है। वहीं पर अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम पास करके आए आईआईटी का और उसके बाद वो बैठे, तो उसने अपनी पात्रता सिद्ध की है। उस केस में गुरु की कही बातें उसकी समझ में आएंगी, और क्योंकि गुरु अपनी बातें समझा पा रहा है तो सीधी सी बात है, गुरु ने भी वो पात्रता हासिल की हुई है। तो गुरु और शिष्य दोनों का ही पात्र होना आवश्यक है किसी भी विषय को समझने के लिए। मन का विषय तो बड़ा गहरा है। छोटे से छोटे जो सामान्य से सामान्य विषय हैं उनको समझने के लिए भी आपके अंदर पात्रता का होना आवश्यक है, और आपका जो गुरु है उसके भीतर भी पात्रता का होना आवश्यक है। और एक बार अगर आप में और गुरु दोनों में ही पात्रता है, पात्रता की पहचान हो गई, गुरु शिष्य की पहचान हो गई, तो उसके बाद ये जितना भी मन के खेल हैं जो सूक्ष्म स्तर पे खेले जाते हैं, जो सूक्ष्म स्तर पे एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं मन की शक्ति की, वो फिर एक बच्चे का खिलवाड़ सा लगने लगते हैं। वो फिर इतनी बड़ी चीज नहीं रह जाती। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है, विवेकानंद जी आगे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि कुछ लोग इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें बड़ी अजीब लगती है। वहां तक कोई पहुंच सकता भी है या नहीं, या ये सच है भी या नहीं, ये सारी चीजें उनको ऐसी लगती हैं जैसे कि पता नहीं ये क्या है, किस प्रकार से संभव होंगी। लेकिन ये तो उनकी बात हुई जो समझ नहीं सकते। उनके लिए क्या है जो इन बातों को समझ सकते हैं? उनके लिए ये कहा गया है कि मन का अध्ययन करते करते अगर आप उस अवस्था तक पहुंच गए जो सबसे ऊंची अवस्था कही जाती है, जहां पर आपको अपने आप से अलग अलग होने का या आपको अपने शरीर से अलग होने का अनुभव होता है, उस अवस्था तक अगर पहुंच भी गए हो तुम, तो ये मत समझो कि तुमने कोई बहुत चीज पाली है। वो तो केवल और केवल मनोवैज्ञानिक शोध की एक सीढ़ी है, मतलब एक स्टेप और आप ऊपर चढ़ गए हो, वहां रुकना नहीं है। ये है। आगे वो ये कहते हैं कि चलो, हो सकता है कि व्याख्या में अंतर हो, किसी ने उसकी व्याख्या किसी और तरीके से की हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूं मनस्तत्व की व्याख्या। उसी तरीके से हो सकता है कि कोई इस बात को किसी और तरीके से कहे, लेकिन जो उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए बात को समझाने का, वो यही होना चाहिए कि एक मनस्तत्व है जिससे हमारा मन बना है, और वो मनस्तत्व इसी इसी यूनिवर्स में, इसी सृष्टि में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? मृत्यु के बाद चेतना रहती है या नहीं, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मृत्यु के बाद चेतना रहती है या नहीं, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। बात यह है कि चेतना के अलग अलग स्तरों पर हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण तब रहता है जब चेतना के अलग अलग स्तरों को मन के स्तर पर आप स्टडी करके समझ लेते हैं। ठीक है, या फिर उसको अनुभव कर लेते हैं। समझना तो है ही नहीं, समझ तो आ ही नहीं सकती, उसका अनुभव कर लेते हैं। तो मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं, मृत्यु के बाद कोई चेतना है या नहीं, बचती है या नहीं हमारे शरीर के निकलने के बाद, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं है। इस समय ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम इसके बारे में सोचो कि मृत्यु के बाद चेतना रहती भी है या नहीं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राइट? महत्वपूर्ण क्या है फिर? चेतना के बारे, मतलब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद पहले कह रहे हैं कि ये पुनर्जन्म और ये जो चेतना है रहती है नहीं, मरने के बाद क्या होता है, ये चीजों में मत फंसो। इन चीजों के बारे में जानने का तुम्हारा इतना ज्यादा कोई जो है लोड आपको लेना नहीं चाहिए। फिर किस चीज का लोड लेना चाहिए? हमें इस चीज का लोड लेना चाहिए कि हमारी समझ कैसी हो। समझ ऐसी होनी चाहिए कि हमें सबसे पहली चीज तो उस समझ के लिए ये समझनी है कि जो कॉन्शियसनेस है और हमारी जो सत्ता है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में कोई भी को एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी चेतना बिना सत्ता के और सत्ता
बिना चेतना के एग्जिस्ट कर सकती है। मरा हुआ आदमी क्या होता है? एक शरीर, एक सत्ता ही तो थी, लेकिन मरने के बाद अब वो सत्ता नहीं रही। लेकिन शरीर तो है, अभी जला नहीं है। उसके शरीर की अभी भी सत्ता है, उसमें अभी भी वो तत्व हैं जो गल करके पेड़ पौधों के रूप में या दूसरे रूप में बदल सकने में सक्षम है। तो सत्ता और चेतना में सह अस्तित्व नहीं है। हमारे साथ ही देख लीजिए, ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अधिकांश भाग के प्रति हमें कोई चेतना नहीं रहती। जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, हमें कब अनुभव होता है कि हमारा मस्तिष्क ये है या फिर ये मस्तिष्क की चेतना है? कैसे महसूस होता है? कभी महसूस नहीं होता। लेकिन हमें पता है कि मस्तिष्क तो होता है, राइट? उसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जिनके प्रति हमें कोई चेतना नहीं रहती। हम बड़े आराम से बैठे रहते हैं, पेट अपना काम कर रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है जब हमने तीखा और खट्टा खाया, या फिर हमारी किडनी को कितनी तकलीफ हो रही है, राइट? या फिर हमारे लीवर को कितनी तकलीफ हो रही है, उस खाने को पचाने में जो हमने ऊल-जलूल खाया है, उसके प्रति हमें कोई चेतना नॉर्मली रहती नहीं है, जब तक कि वो बीमार नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि चेतना नहीं रहती है, हम पता नहीं चल कर पाते हैं कि ये रहा मेरा लिवर, ये रहा मेरा पेट, ये रही मेरी बुद्धि, ये रहा मेरा मन, ये रहा मेरा मस्तिष्क। इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम सोच नहीं पाते क्योंकि ये सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। कैसे कल्पना करोगे कि इसकी चेतना कहाँ है? तो हम चेतना की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर में अलग-अलग चीज़ों की अलग-अलग चेतना को भी हम महसूस नहीं कर सकते। लीवर की चेतना को अलग से महसूस नहीं कर सकते। जो कुछ होता है, वो सिर्फ़ चेतना होती है। हमें एक ही चेतना के रूप में अपने पूरे जगे होने का, सोने का, जीवित होने का भान होता है, बस। ये कहने का मतलब है। तो अधिकांश भाग हमारा जो शरीर होता है, उसके प्रति हमारी कोई चेतना नहीं रहती। ऐसा क्यों कहा कि अधिकांश भाग? क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे कामों में लग जाते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं, "अरे यार! मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है या फिर मेरे हाथ से जोर नहीं लग रहा।" तभी जाकर के हम क्या करते हैं, उसके प्रति चेतन होते हैं। अदरवाइज़ बाकी की चेतना हमारे शरीर की जो है, वो हमें अनुभव नहीं होती, राइट? तो अधिकांश भाग के प्रति चेतना हमें नहीं रहती, इसलिए चेतना और सत्ता में सह-अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमारे साथ हुआ क्या है? क्या हम चेतना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें चेतना का अंडरस्टैंडिंग मिले या फिर हम कुछ और चाहते हैं? सच्चाई ये है कि हम एक ऐसी चीज़ चाहते हैं, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े-बड़े कमाल करती है और वो हमें इसी जन्म में चाहिए। तो जो लोग इसकी तरफ जाते हैं और जिनकी समझ ठीक नहीं है या फिर जिनकी समझ अभी बच्चों वाली है, वो यही कहते हैं कि हम चेतना नहीं चाहते, हम चेतना की तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि चेतना तो आपको अनुभव होती है, आप जिंदा हो यही चेतना है। आप बात कर पा रहे हो, मेरा वीडियो सुन पा रहे हो यही चेतना है। लेकिन हम इस चेतना को खोजना नहीं चाहते क्योंकि वो तो हमें पता है कि हमें पहले से प्राप्त है। मैं जग रहा हूँ तो मैं चेतन हूँ, मैं सीधे बोलूँगा। तो जब हम बात करते हैं मन के लेवल पे किसी चीज़ को खोजने की, तो असल में हम अपनी चेतना नहीं खोजना चाहते। हम एक ऐसी चीज़ खोजना चाहते हैं, जो बड़ी ही अनोखी है, दिखती नहीं है, लेकिन वो बड़े-बड़े काम हमसे करा देती है। यही यही चीज़ हमें खोजनी है। यही चीज़ हमें खोजनी होती है, यही हमारी सोच होती है, कि हम ऐसी चीज़ खोजना चाहते हैं। आध्यात्मिकता के प्रति हमारी यही सोच होती है। कुछ खोज किसी तरह की खोज को लेकर के हमारी यही सोच होती है। कि हम एक ऐसी चीज़ की खोज में हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो होती है और असर डालती है और वो हमें चाहिए भी केवल इसी जन्म में, ठीक है? तो अब चेतना के स्तर पर जो ताकत है, मन के स्तर पर जो ताकत है उसका स्टडी की गई है। उसके ये एक विज्ञान है और इसकी स्टडी की गई है। बात ये है कि ये मन के द्वारा मन पर ही इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मन के द्वारा ही मन को जाना जा सकता है, इसलिए किसी लैबोरेटरी में इसके प्रयोग करके नहीं दिखाए जा सकते। इसके प्रयोग दिखाए ही नहीं जा सकते, ये केवल गुरु आपको तैयार कर सकता है कि इस तरह से साधना करो, इस तरह से आगे बढ़ो। देन वो बाहर से आपको ऑब्जर्व करता है, आपके अनुभव पूछता रहता है। जैसे अगर आपने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो, तो बार-बार वो क्वेश्चन पूछते हैं जनक से। लगातार क्वेश्चंस पूछने का एक ही पर्पस था अष्टावक्र गीता में जनक जी का कि ये तो देखूं कि कहीं इसे किसी जगह पर भ्रम तो नहीं हुआ है ज्ञान का। इसे वास्तविक ज्ञान हुआ है या फिर वास्तविक ज्ञान की बजाय ज्ञान का भ्रम हुआ है। ठीक है? ये करने के लिए जो है बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? ये करने के लिए पूछे जाते हैं। उसी तरीके से मन के द्वारा मन की जो स्टडी की गई है, वो केवल मन के स्तर पर गुरु ही जाँच सकते हैं कि तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारी बुद्धि को क्या प्राप्त हुआ है। लगातार प्रश्न करके वो आपको सही दिशा में डालते रहते हैं। लेकिन कहीं किसी लैबोरेटरी में ये नहीं किया जा सकता कि इतने एमएल सल्फ्यूरिक एसिड डालो, इतने एमएल वो डालो और तुम मुक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मन के द्वारा मन की स्टडी है और जो लोग इस स्टडी को कर चुके हैं, जैसे विवेकानंद जी कर चुके थे, इसलिए उसकी विवेचना करना चाह रहे थे। इसीलिए उसकी विवेचना यानी उसका एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे थे। तो वो यही कह रहे हैं कि इस विज्ञान की भी स्टडी की गई है
हम तो केवल इसकी विवेचना कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं मतलब बता सकते हैं अपने अनुभव कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जिन लोगों को श्रद्धा है इन बातों पर, केवल उन्हें ही ये समझ में आएगी। ठीक है, बाकियों को समझ में नहीं आती। इसीलिए आखिरी पॉइंट जो 8वां पॉइंट है उसमें यही लिखा है, कई बार असाधारण वैज्ञानिक प्रदर्शन जो समझ में नहीं आता इस तरह के लोग दिखा देते हैं। कुछ लोग अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपनी चेतन शक्तियों का इस्तेमाल करके, मनस्तत्व का इस्तेमाल करके, अपने मन का इस्तेमाल करके वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसका मतलब ही नहीं समझ में आता, अपने शिष्यों को दिखाने और समझाने के लिए कि देखो इस तरह के चमत्कार किए जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कई मामलों में ये ब्लफ हो, कुछ मामलों में ये ब्लफ हो सकता है, धोखेबाजी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी भगवान बनने की पड़ी रहती है, तो उन्हें क्या होता है कि सस्ती लोकप्रियता की वजह से वो अपने कुछ इस तरीके के चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे आम जनता को ये लगे कि कोई तो विशेष शक्ति इसके भीतर है। और जब वो इस तरह की चीजें करते हैं तो लोग उनकी तरफ आ भी जाते हैं, और जब उन्हें लत लग जाती है तो कई बार वो ब्लफ भी करते हैं, वो झूठ भी बता देते हैं, कई बार वो जो है 420 करके दिखाते हैं। राइट, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, ब्लफ भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं सोचते कि हम उस लायक हैं भी या नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कोई आदमी ब्लफ कर रहा है ये हम डिसाइड कैसे करें, या कोई आदमी सच दिखा रहा है ये डिसाइड कैसे करें, क्योंकि हमने तो इस चीज को चेक ही नहीं किया कि हम में लायकी है भी या नहीं। हम ऐसा तो नहीं है कि हम इस लायक ही ना हो कि इस चीज को समझ सकें। तो यहाँ पर फिर से एक प्रश्न किसका आ गया, पात्रता का। यानी विवेकानंद जी ने भी इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में पात्रता की बात कर ही दी। बिना पात्रता के ज्ञान नहीं दिया जा सकता। बिना पात्रता, पात्रता का मतलब पात्र से पात्रता में दो चीजें आती हैं, पात्र और ता। उसमें जो पात्र है ना, वो पात्र क्या है, एक बर्तन की तरह होता है। वो बर्तन जब तक खाली ना हो तब तक उसमें कोई भी चीज उसी रूप में नहीं रखी जा सकती। अगर उस बर्तन में पहले से दही लगा हो, या पहले से जो है फटा हुआ दूध उसमें चिपका हो कहीं, तो उसके बाद उसमें दूध डालोगे तो क्या होगा, फटा ही रह जाएगा, वो फटा ही बनेगा, वो दूध फटौंधा ही बनेगा उसका। तो इसलिए पात्रता का मतलब होता है एक ऐसा पात्र जो पूरी तरीके से खाली होकर के बैठे, जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को अपने पास रखे, लेकिन वो किनारे रख दे थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए, उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो सुन रहा है गुरु की बातों को। जब गुरु की बातें सुन ले, सुनना महत्वपूर्ण है, गुरु गुरु की बातें जब वो सुन ले, उसके बाद उसके जो भी प्रश्न हैं तब वो खुल करके पूछना शुरू करे, वहां ना डरे। क्योंकि वहां जो डरा, गुरु उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। डरे हुए शिष्य की मदद कोई गुरु नहीं कर सकता, उसको किसी स्तर पे नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, पात्रता की मांग के साथ, कि पात्रता आप में होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि मन की स्टडी मन पे कैसे की जाती है, और मन के किस स्तर पर हम ये समझ सकते हैं कि हाँ ये मन की घटना है, या किस वजह से है ये, इसका कोई और कारण तो नहीं है, कहीं ये मन की घटना है, या कहीं ये कोई भौतिक घटना है, या मन से प्रेरित है, क्या है ये। मन से प्रेरित है तो कैसे है, ईश्वर से प्रेरित है तो कैसे है। राइट, क्योंकि या तो हमारे मन से प्रेरित चीज होगी या ईश्वर से प्रेरित चीज होगी, ईश्वर से प्रेरित है तो कैसे है। तो इस तरह की चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और इन चीजों को समझने के लिए आगे के चैप्टर्स आएंगे। 9वां चैप्टर आएगा, और उस चैप्टर में हम देखेंगे कि विवेकानंद जी ने क्या बताया। तब तक के लिए आप सब मुझको आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री हनुमान। ओम नमः शिवाय।